सावधान, शादी के नाम पर ठगी जारी है। अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर दिए जाने वाले आकर्षक विज्ञापनों को पढ़कर कुछ महिलाएं इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि वे विज्ञापन में दिए तथ्यों की छानबीन किए बिना ही शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला ले लेती है। अखबार और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर शादी के विज्ञापनों में दिए गए तथ्यों की जांच किए बिना ही कई लोग महत्वपूर्ण फैसला ले लेते हैं। जल्दबाजी में उठाए गए ऐसे कदमों की वजह से उन्हें जिंदगी भर पछताना भी पड़ जाता है। फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंस कर कई लोग ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। जब तक उन्हें हकीकत पता चलती है, तब तक उनका बहुत कुछ लुट चुका होता है। शादी के विज्ञापन के जरिए अनुष्का और शालिनी भी शातिर ठगों के जाल में ऐसी फंसी कि उन्हें अपनी कमाई के लाखों रुपयों से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के गीतानगर की रहने वाली अनुष्का एक उच्च शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसका पालन पोषण बड़े ही नाजों में हुआ था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे स्कूल कॉलेज में हुई थी। उच्च शिक्षा पूरी करते करते अनुष्का जवान हो चुकी थी। तब पिता ने उसकी शादी अपनी ही हैसियत वाले परिवार में कर दी। शादी के बाद अनुष्का पति के घर चली गई। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की के नए जीवन की शुरुआत अपने पति के संग होती है। वहाँ उसे ससुराल के मुताबिक ही खुद को ढालना होता है। अनुष्का ने भी ऐसा ही किया। अपने गृहस्थ जीवन से वह खुश थी। इसी बीच वह एक बेटी की मां बनी। बेटी के जन्म के बाद उसकी खुशी और बढ़ गई, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकी। पति से उसके मतभेद हो गए। हालत यह हो गई कि उसका ससुराल में रहना दूभर हो गया तो वह मायके आ गई। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी ससुराल में हंसी खुशी के साथ रहे। अनुष्का गुस्से में जब मायके आई तो माँ बाप ने उसे व दामाद को समझाया। समझा बुझा कर उन्होंने बेटी को ससुराल भेज दिया। उन्होंने अनुष्का को ससुराल भेजा तो इसलिए था कि गिले शिकवे दूर होने के बाद उसकी गृहस्थी की गाड़ी सही ढंग से चलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिनों बाद ही पति के साथ उसका तलाक हो गया। यह करीब 20 साल पहले की बात है। पति से तलाक होने के बाद अनुष्का बेटी के साथ मायके में ही रहने लगी। अनुष्का पढ़ी लिखी थी, इसलिए अब अपने पैरों पर खड़े होने की ठान ली। उसने तय कर लिया कि वह आत्मनिर्भर बनकर बेटी को ऊंची तालीम दिलाएगी। इधर उधर से पैसों की व्यवस्था करके उसने रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ सालों की मेहनत के बाद उसका बिजनेस जम गया और उसे अच्छी कमाई होने लगी। अनुष्का अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान दे रही थी। वह चाहती थी कि बेटी को पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाए कि उसका भविष्य उज्जवल बन सके। उसकी बेटी इस समय मुंबई के एक नामी इंस्टीट्यूट से MBA कर रही है। अनुष्का भी अब 47 साल की हो चुकी थी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने के लिए उसे कभी कभी जीवन साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसके लिए उसने वैवाहिक विज्ञापनों की वेबसाइट जीवनसाथी.com पर नवंबर 2013 में अपना रजिस्ट्रेशन भी करा दिया था। वैवाहिक विज्ञापनों की इसी साइट पर राजीव यादव नाम के एक आदमी ने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा था। 58 वर्षीय राजीव यादव ने अपनी पर्सनल डिटेल में खुद को IPS बताया था। वह भी अपने लिए जीवन संगिनी तलाश कर रहा था। राजीव रोजाना जीवनसाथी.com साइट पर अपनी पसंद की महिला की तलाश करने लगा। साइट सर्च के दौरान उसकी नजर अनुष्का की प्रोफाइल पर ठहर गई। उसने जल्दी ही अनुष्का को ईमेल भेजकर बात करने की इच्छा जाहिर की। अनुष्का ने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। तब राजीव यादव ने उससे खुद को IPS अफसर बताते हुए कहा कि उसकी पोस्टिंग भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके मिजोरम में DIG के पद पर है और वह वहां अकेला रहता है।
राजीव ने जब अपने बारे में बताया तो अनुष्का को लगा कि उसकी बाकी जिंदगी राजीव के साथ ठीक से कट जाएगी। कुल मिलाकर राजीव उसे अच्छा लगा। सोच विचार कर अनुष्का ने भी राजीव को अपना परिचय दे दिया और कहा कि पहले पति से उसकी एक बेटी है जो मुंबई में MBA की पढ़ाई कर रही है। राजीव ने उसकी बेटी को भी अपनाने की हामी भर ली। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान राजीव ने बताया कि जब वह छोटा था कि उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। एक छोटा भाई था जो भारतीय सेना में ब्रिगेडियर था। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहां हुए एक बम विस्फोट में उसकी मौत हो चुकी है। कुछ दिनों की बातचीत के बाद राजीव और अनुष्का ने शादी की बात फाइनल कर ली। उन्होंने तय कर लिया कि वे 13 दिसंबर 2013 को शादी कर लेंगे। राजीव यादव ने कहा कि वह मिजोरम से 13 दिसंबर को कानपुर पहुंच जाएगा और परिवार के नजदीकी लोगों के बीच एक सादे समारोह में उसी दिन शादी करके वापस लौट आएगा। अनुष्का की यह दूसरी शादी थी, इसलिए वह भी शादी के समय कोई बड़ा दिखावा और तामझाम नहीं चाहती थी। इसलिए उसे राजीव का प्रस्ताव पसंद आ गया। शादी करने से 3 दिन पहले 10 दिसंबर को राजीव ने अनुष्का से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका पर्स कहीं गिर गया है। उसमें ATM कार्ड व अन्य कार्ड थे। अनुष्का ने राजीव की इस बात को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि आए दिन तमाम लोगों के ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि महत्वपूर्ण सामान चोरी होते रहते हैं या कहीं खो जाते हैं। इसलिए उसने राजीव से यह कहा कि जो ATM कार्ड पर्स में थे उन्हें लॉक जरूर करा दे ताकि कोई उनका दुरुपयोग न कर सके। अनुष्का ने अपने होने वाले पति को यह सुझाव दे तो दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि राजीव यह छोटी सी सूचना देकर उसे ऐसे जाल में फांसने जा रहा है जहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। दोनों की फोन पर रोजाना ही बातचीत होती थी। अनुष्का उसकी बातों से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उस पर आंखें मूंद कर विश्वास करने लगी थी। 13 दिसंबर की दोनों की शादी होने वाली थी, इसलिए अब केवल 2 दिन ही बचे थे। 2 दिनों बाद वे एक दूसरे से पहली बार मिलने जा रहे थे। अनुष्का की खुशी बढ़ती जा रही थी। ये 2 दिन उसे 2 साल से भी ज्यादा लंबे लग रहे थे। एक एक पल का वह बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इससे पहले कि अनुष्का राजीव यादव के साथ शादी के बंधन में बंध पाती, उसे ऐसी खबर मिली कि उसके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। 11 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा, अनुष्का, मेरे साथ एक वाकया हो गया है। कल रात बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान मेरे पैर में गोली लग गई है। इसके अलावा मेरे कूल्हे की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया है। इस समय मैं मिजोरम के एक प्राइवेट अस्पताल में हूँ। यह खबर सुनते ही अनुष्का घबरा गई। वह फोन पर ही इस घटना पर दुख जताने लगी। तभी राजीव बोला, अनुष्का, तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है कि कल मेरा ATM कार्ड कहीं गिर गया था। यहाँ अस्पताल में कुछ पैसों की जरूरत है। यदि संभव हो सके तो कुछ पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। ठीक होने के बाद मुझे विभाग से सारा पैसा मिल जाएगा, तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपने बॉडीगार्ड का अकाउंट नंबर मैसेज कर रहा हूँ, उसी में डाल देना। बॉडीगार्ड बैंक से पैसे लाकर अस्पताल में जमा करा देगा। कुछ ही देर बाद अनुष्का के फोन पर राजीव द्वारा भेजा गया मैसेज मिला। उसने मैसेज में बैंक का खाता नंबर भेजा था। अनुष्का ने 12 दिसंबर 2013 को राजीव के भेजे गए कारपोरेशन बैंक के खाता नंबर 1248010101003359 में 75,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। अनुष्का कामना करने लगी कि राजीव जल्द ठीक हो जाए।
चूँकि राजीव उसका होने वाला पति था, इसलिए उसका ध्यान उसकी तरफ ही लगा हुआ था। वह दिन में कई बार फोन करके उसका हालचाल मालूम करती रहती थी। 19 दिसंबर 2013 को राजीव ने अनुष्का को फोन करके कहा कि उसकी हालत ठीक न होने की वजह से उसे चेन्नई के अपोलो अस्पताल ले जाया जा रहा है। वहां उसके ऑपरेशन वगैरह पर मोटा पैसा खर्च होने की उम्मीद है। उसने उससे और पैसे भेजने को कहा। अनुष्का नहीं चाहती थी कि राजीव को कुछ हो जाए, इसलिए उसने उसी दिन उसके द्वारा भेजे गए खाता नंबर में 4.25 लाख रुपए जमा करा दिए। 13 दिसंबर जो शादी की तारीख मुकर्रर की गई थी, वह अचानक आई विपदा की वजह से निकल गई। धीरे धीरे 2013 बीतकर नया साल 2014 भी आ गया। अनुष्का का मन कर रहा था कि अस्पताल जाकर वह राजीव को देख आए, लेकिन बिजनेस और अन्य वजहों से वह चेन्नई नहीं जा सकी। वह फोन पर जरूर उसके संपर्क में रही। अनुष्का ने राजीव से कह दिया था कि वह इलाज की चिंता न करे, जितना भी संभव हो सकेगा वह उसकी मदद करेगी। एक दिन राजीव ने उससे कहा, डॉक्टरों ने बताया है कि इलाज लंबा चलेगा, जिसमें पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे ठीक होने तक तुम जरूरत के मुताबिक पैसे देती रहना। ठीक होने पर मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। आप पैसों की चिंता न करें, बस अपना ख्याल रखें, अनुष्का बोली। अनुष्का मेरे एक दोस्त है, अजय सिंह यादव, जो यहीं पर DIG है। मैं उनका ICICI बैंक का खाता नंबर SMS कर रहा हूँ। तुम उसमें भी पैसे भेज सकती हो। पैसे भेजने के बाद तुम मुझे फोन जरूर कर देना, राजीव ने बताया। इस तरह 12 दिसंबर 2013 से 7 फरवरी 2014 तक अनुष्का अलग अलग बैंक खातों में राजीव यादव के 24.5 लाख रुपए भेज चुकी थी। इसी बीच राजीव ने उसे बताया कि उसका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा है और कूल्हे का ऑपरेशन करने के लिए उसे चेन्नई से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा जा रहा है। राजीव की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने की बात सुनकर अनुष्का को और ज्यादा चिंता होने लगी। उसने राजीव को अस्पताल जाकर देखने का प्रोग्राम बना लिया। 21 फरवरी 2014 को वह हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे जो सूचना मिली, उसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए। अस्पताल से उसे जानकारी मिली कि राजीव यादव नाम का कोई पुलिस अधिकारी अस्पताल में भर्ती ही नहीं है, जबकि राजीव ने उसे उसी अस्पताल में भर्ती होने की बात कही थी। जब वह इस अस्पताल में नहीं है तो कहाँ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी और अस्पताल भेज दिया हो? यह सोचकर उसने उसी समय राजीव को फोन मिलाया। उसका फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा था। कई बार फोन मिलाने के बाद भी फोन स्विच्ड ऑफ मिलता रहा तो निराश होकर वह कानपुर लौट आई। घर लौटने के बाद उसने राजीव को फिर से फोन मिलाया। इस बार फोन मिलने पर बात हुई तो राजीव ने अपनी सफाई में कहा कि सुरक्षा कारणों से वह अस्पताल में दूसरे नाम पर भर्ती हुआ है। राजीव ने उससे पैसों की और डिमांड की तो अनुष्का ने उसे अब पैसे न होने का बहाना बना दिया। अनुष्का ने जब उससे पूछा कि वह अस्पताल में किस नाम से भर्ती है, तो उसने वह नाम नहीं बताया, बल्कि उसने फोन फिर से स्विच्ड ऑफ कर लिया। इससे अनुष्का को राजीव की बातों पर शक होने लगा था। उसने राजीव को ICICI, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कारपोरेशन बैंक के जिन खातों में पैसे भेजे थे, वह अपने स्तर से यह पता लगाने में जुट गई कि यह खाते किन नामों पर हैं। उसे पता चला कि ICICI बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के खाते अजय सिंह यादव के थे, जो ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 नई दिल्ली का रहने वाला था, जबकि कारपोरेशन बैंक का खाता अमित चौहान का निकला, जो नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला था। जिस वोडाफोन मोबाइल नंबर से राजीव यादव बात करता था, वह भी अमित चौहान के नाम पर लिया गया था। इसी बीच 26 फरवरी
2014 को अनुष्का को राजीव यादव ने फोन करके बताया कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज होने के कुछ दिनों बाद उसे IAS एकेडमी मसूरी भेजा जाएगा। वह वहां कुछ दिनों इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करेगा। राजीव ने अस्पताल का बिल चुकाने के लिए अनुष्का से कुछ पैसे और भेजने को कहा। चूँकि अनुष्का को राजीव पर शक हो गया था, इसलिए उसने उसकी बात को फोन में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। अपनी मजबूरी बताते हुए उसने उसे और पैसे देने में असमर्थता जता दी और पैसे न मिलने की बात सुनकर राजीव यादव ने फोन फिर से स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद वह फोन ऑन नहीं हुआ। शादी के जाल में फंस कर अनुष्का राजीव को 24.5 लाख रुपए दे चुकी थी और पैसे न मिलने की बात पर जिस तरह राजीव यादव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया था, उससे अनुष्का को लगा कि उसके साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है। अपने स्तर से जानकारी पाने के लिए वह दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में उस पते पर गई जहां वह रहता था, जिसके खातों में उसने मोटी रकम ट्रांसफर की थी। राजीव ने अजय यादव को मिजोरम का DIG बताया, लेकिन पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि वहां कोई पुलिस अधिकारी नहीं रहता। अनुष्का का शक गहरा गया। वह दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रविंद्र यादव से मिली और उन्हें अपने साथ घटी पूरी कहानी बता दी। रविंद्र यादव को यह मामला काफी गंभीर लगा। उन्होंने अनुष्का को क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह के पास भेज दिया। साथ ही DCP को निर्देश दिए कि वह जल्द से जल्द जरूरी कार्रवाई करे। DCP ने अनुष्का की शिकायत पर थाना क्राइम ब्रांच में 7 मार्च 2014 को राजीव यादव, अजय यादव, अमित चौहान आदि के खिलाफ धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। साथ ही उन्होंने ACP होशियार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें तेजतर्रार सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी, अतुल त्यागी, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, जुगनू त्यागी, नरेश पाल, राजकुमार, उपेंद्र, कांस्टेबल राजीव सहरावत, विपिन, संदीप आदि को शामिल किया गया। जिस फोन नंबर से राजीव अनुष्का से बात करता था, वह उसने बंद कर रखा था। पुलिस टीम ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई और उस कॉल डिटेल्स का अध्ययन करके यह जानने में जुट गई कि राजीव यादव की ज्यादातर किन फोन नंबरों पर बातें होती थी। इसके अलावा जिन बैंक खातों में अनुष्का ने 24.5 लाख रुपए जमा कराए थे, उनकी भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच से पुलिस को यह जानकारी मिल गई कि राजीव यादव का असली नाम अजय यादव है और जिस अमित चौहान को उसने अपना बॉडीगार्ड बताया था, वह उसका ड्राइवर है। खुफिया तरीके से जांच करने पर पता चला कि अमित चौहान नोएडा के छलेरा गांव का रहने वाला है और अजय यादव दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 का। ये दोनों ही अपने घरों से फरार थे। उनकी तलाश के लिए मुखबिर भी लगा दिए। इसी बीच 21 मार्च 2014 को पुलिस टीम को सूचना मिली कि अजय यादव आज अपनी होंडा सिटी कार DL4 CH 9066 से गुड़गांव आयांगर जाएगा। यह खबर मिलते ही पुलिस सब लोग फॉलो क्यों नहीं करते मुझे? और उधर तुम लोगों को सांप सूंघ गया है क्या? नजर रखने लगी। उसी दौरान पुलिस को उक्त नंबर की होंडा सिटी कार आती दिखी तो उसने उसे रोक लिया। उस समय कार में ड्राइवर के अलावा अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था। कार रुकते ही ड्राइवर बोला, आपको पता नहीं गाड़ी किसकी है? नहीं, बताओ तभी तो पता चलेगा, एक पुलिसकर्मी बोला। ये गाड़ी DIG साहब की है, जो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, ड्राइवर ने बताया। इससे पहले कि पुलिस कुछ कहती, कार में बैठे शख्स ने ड्राइवर से बात कर रहे पुलिसकर्मी को इशारे से अपने पास बुलाया। पास में खड़े SI विनय त्यागी कार में बैठे उस शख्स के पास पहुंचे तो उस शख्स ने खुद को DIG इंटेलिजेंस ब्यूरो बताया। SI विनय त्यागी को यह जानकारी मिल ही चुकी थी कि अजय यादव बहुत ही शातिर किस्म का है, इसलिए उन्होंने उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा तो वह ID कार्ड तो क्या ऐसी कोई चीज नहीं दिखा सका जिससे साबित हो सके कि वह पुलिस में है।
लिहाजा वह उन दोनों को क्राइम ब्रांच ऑफिस ले आए। ऑफिस में जब उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम अजय यादव उर्फ राजीव यादव व अमित चौहान बताए। इनके खिलाफ ही अनुष्का ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पूछताछ में पता चला कि अजय यादव बहुत अच्छे परिवार से है। उसके पिता IAS ऑफिसर थे। प्रतिष्ठित परिवार का अजय यादव एक ठग कैसे बना, इस बारे में जब उससे पूछताछ की गई तो उसके शातिर ठग बनने की एक दिलचस्प कहानी सामने आई। अजय सिंह यादव के पिता जय नारायण सिंह IAS अधिकारी थे। वह सन 1979 में दिल्ली में MCD के कमिश्नर रह चुके थे। अजय सिंह ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से 1976 में ग्रेजुएशन पूरा किया। पिता चाहते थे कि वह भी भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करे। इसके लिए दिन रात एक करना होता है। यह सब करने के लिए अजय तैयार नहीं था। तब जयनारायण सिंह ने अपने प्रभाव से अजय की नौकरी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर लगवा दी। चूँकि अजय की शुरू से ही खुले हाथों से पैसे खर्च करने की आदत थी, इसलिए नौकरी से उसे जो पैसे मिलते थे वह उसकी आंख तले नहीं आते थे। इसके अलावा उसकी नौकरी बड़ी आसानी से लगी थी, इसलिए उस नौकरी पर उसका मन नहीं लगा। 5 से 6 साल बाद ही उसने वह नौकरी छोड़ दी। उसका मानना था बिजनेस में मोटी कमाई होती है, इसलिए अब वह किसी बिजनेस में हाथ आजमाना चाहता था। उसे चूंकि बिजनेस का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए पिता ने उसे बिजनेस करने को मना किया, लेकिन वह नहीं माना। उसने एक नामी ब्रांड के रिफाइंड तेल की डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले ली। राजस्थान में उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया, लेकिन घाटा होने की वजह से उसने इस कारोबार को बंद कर दिया। अजय यादव तेजतर्रार और पढ़ा लिखा युवक था। पिता के प्रभाव की वजह से उसके कुछ राजनीतिज्ञों से भी अच्छे संबंध हो गए थे। रिफाइंड तेल का बिजनेस बंद करने के बाद वह केंद्र सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री का PA बन गया। वहां उसकी मुलाकात तमाम अधिकारियों से होती रहती थी। वहां रहकर वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात और काम करने की शैली सीख गया था। अजय यादव अविवाहित था। प्रशासनिक अधिकारी का बेटा होने की वजह से उसके लिए अच्छे परिवारों से रिश्ते आने लगे। सन 1981 में राजस्थान सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री की बेटी से उसकी शादी हो गई। कॉलेज के दिनों से ही वह खर्चीली लाइफस्टाइल जीने का शौकीन था। यही आदत उसकी अब भी बनी हुई थी। मंत्री का PA बनने के बाद वह जो कमा रहा था, उस कमाई से भी वह संतुष्ट नहीं था। लिहाजा उसने मंत्री के PA की नौकरी भी छोड़ दी। उसी दौरान उसने दिल्ली में कुछ ब्लू लाइन बसें चलवाईं। बसों से उसे जो आमदनी होती थी, उससे ज्यादा उसके खर्चे थे। ऊपर से बसों की मेंटेनेंस में उसके मोटे पैसे खर्च हो जाते थे, लिहाजा उसने वे भी बेच दी। सन 1990 में अजय ने देहरादून स्थित अपने बंगले में होटल खोला, लेकिन उससे भी उसे अपेक्षा के मुताबिक इनकम नहीं मिली। अजय के खर्चे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। लिहाजा वह परेशान रहने लगा। तब उसने दिल्ली और हरियाणा की रियल एस्टेट कंपनियों में नौकरियां की। नौकरी में उसकी भागदौड़ ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उसे शुगर, उच्च रक्तचाप और अन्य कई बीमारियों ने घेर लिया। 200809 में वह पूरी तरह बेरोजगार हो गया तो उसे पैसों की तंगी होने लगी। अजय परेशान था कि ऐसा क्या काम करे कि उसे मोटी कमाई हो। तभी उसके दिमाग में उच्च परिवार की तलाकशुदा ऐसी महिलाओं को ठगने का आइडिया आया जो फिर से शादी करना चाहती हो। इसके लिए उसने जीवनसाथी.com वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी आकर्षक प्रोफाइल बनाई। प्रोफाइल में उसने अपना नाम बदलकर राजीव यादव लिखा और अपनी जगह किसी दूसरे का फोटो लगा दिया। नोएडा के छलेरा गांव के रहने वाले युवक अमित चौहान को उसने मोटी तनख्वाह पर नौकरी पर रख लिया था।
प्रभाव जमाने के लिए अजय ने खुद को आईपीएस अफसर और मिजोरम में डीआईजी के पद पर तैनात बताया। इस आकर्षक प्रोफाइल को देखकर ही अनुष्का उसके जाल में फंसी थी, जिससे उसने 24.5 लाख रुपए ठग लिए थे। पुलिस ने जालसाज अजय यादव उर्फ राजीव यादव और अमित चौहान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल तो भेज दिया, लेकिन इसके बाद भी अनुष्का की मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब अदालत की कार्रवाई में उसे कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अनुष्का की ही तरह शालिनी भी शादी के विज्ञापन की वेबसाइट के जरिए एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसी कि उस युवक ने उसके 6 लाख रुपए बड़ी आसानी से ठग लिए। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके के रहने वाला वरुण बीए सेकेंड ईयर किए हुए है। उसने दर्जनों संस्थानों में जॉब की, लेकिन कहीं भी टिक नहीं पाया। इसी दौरान उसने टीवी पर एक क्राइम शो देखा। शो में दिखाया गया था कि एक शख्स मैट्रिमोनियल साइट्स पर अकाउंट बनाकर किस तरह महिलाओं को ठगता था। उसी टीवी शो से प्रेरित होकर वरुण पाल ने भी मैट्रिमोनियल साइट्स के जरिए ठगी करने की योजना बनाई। योजना के तहत उसने मैट्रिमोनियल की 3 बड़ी वेबसाइट्स पर अपने कई अकाउंट बनाए और फेसबुक में हैंडसम दिखने वाले लड़कों की तस्वीरें लगा दी। अपनी प्रोफाइल में उसने खुद को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आईटी मैनेजर बताया। अपना प्रभाव जमाने के लिए वरुण ने अपनी फेसबुक में कुछ अच्छे बंगलों की तस्वीरें भी अपलोड कर दी। उन बंगलों को वह अपने बताता था। खुद को रसूख वाला प्रोजेक्ट करने के बाद कई महिलाएं उसके जाल में फंसी। महिलाओं को अपने जाल में फांसने के बाद वह उनसे मुलाकात करता और किसी तरह उनके न्यूड फोटोग्राफ हासिल कर लेता था। इसके बाद वरुण का ठगी का खेल शुरू हो जाता था। वह बिजनेस में मोटा घाटा होने की बात कहकर उनसे मोटी रकम ऐंठता। जब कोई महिला पैसे देने में आनाकानी करती तो वह न्यूड तस्वीरों के जरिए उसे ब्लैकमेल करता। शालिनी भी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए वरुण पाल के जाल में फंस गई। वरुण ने शालिनी को शादी के जाल में फांस कर 6 लाख रुपए ठग लिए थे। शालिनी से जब वरुण ने और पैसों की डिमांड की तो शालिनी को एहसास हो गया कि उसे ठगा जा रहा है। उसने और पैसे देने से मना कर दिया तो वरुण ने उसे धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए तो वह उसके न्यूड फोटो इंटरनेट पर डाल देगा। शालिनी अब समझ चुकी थी कि जिसे वह अपना जीवन साथी चुनने जा रही थी वह बहुत शातिर ठग है। उसने उसे सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में लिखित शिकायत कर दी। आर्थिक अपराध शाखा के डीसीपी एसडी मिश्रा ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पुलिस टीम बनाई। पुलिस टीम ने 8 अगस्त 2014 को आरोपी वरुण पाल को गिरफ्तार कर लिया। मैट्रिमोनियल साइटों पर आज भी तमाम फर्जी अकाउंट एक्टिव हैं। जिन लोगों ने ऐसे अकाउंट बना रखे हैं, उनका मकसद भोली भाली लड़कियों, महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका आर्थिक और शारीरिक शोषण करना होता है। ऐसे विज्ञापनों के जरिए शादी के बंधन में बंधने वालों को पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसने अपने प्रोफाइल में जो कुछ दे रखा है वह सही है या नहीं। यदि बिना जांच किए शादी का प्रपोजल स्वीकार कर लिया तो अनुष्का और शालिनी की तरह पछताना पड़ सकता है।